नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजरायल पर हमले के बाद पीएम मोदी ने इजरायल के साथ खड़े होने की बात की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इजरायल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हुए हैं। इजरायल पर फलस्तीन के हमले के बाद दुनिया भर से नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, मैं हमले के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ खड़ा हूं और उनको अपना पूरा समर्थन देता हूं। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि मासूम नागरिकों के खिलाफ हिंसा और रॉकेट हमलों को तुरंत रोका जाना चाहिए। यूरोपीय कमीशन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लियन ने इस मामले को आतंकवाद का सबसे घिनौना रूप बताया है। रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा, ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम हमेशा संयम बरतने की अपील करते हैं। इजरायल पर हमास के हमले के बाद अमेरिकी दूतावास की तरफ से कहा गया है कि हमें पता है कि इन घटनाओं की वजह से लोग हताहत हुए हैं। दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों को अपनी सुरक्षा बढ़ाने और सुरक्षा के प्रति सचेत होने की सलाह दी जाती है। ऐसी सुरक्षा संबंधी घटनाएं जिनमें मोर्टार और रॉकेट भी दागे जाते हैं, आमतौर पर बिना चेतावनी के होते हैं। इजरायल में अमेरिकी दूतावास की तरफ से कहा गया है कि उसके कर्मचारी फिलहाल दूतावास में सुरक्षित हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ट्वीट कर कहा है कि मैं आज सुबह इजरायली नागरिकों के खिलाफ हमास आतंकवादियों के हमलों से स्तब्ध हूं। इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। हम इजरायली अधिकारियों के संपर्क में हैं और इजरायल में ब्रिटिश नागरिकों को यात्रा सलाह का पालन करना चाहिए। इजरायल पर हमले के बाद ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार ने इजरायल में फलस्तीनी लड़ाकों के हमले का समर्थन किया है। ISNA न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रहीम सफवी ने कहा कि हम फलस्तीनी लड़ाकों को मुबारकबाद देते हैं। वो बोले, यरूशलेम और फलस्तीन की आज़ादी मिलने तक हम फलस्तीनी लड़ाकों के साथ हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं जिसमें हमास के आतंकवादी इजरायली महिलाओं को गाड़ी में किडनैप कर ले जा रहे हैं। कई महिलाओं के शरीर से कपड़े उतार दिए गए हैं, ऐसी भी खबर है, और उनके हाथ को पीछे से बांधकर ले जाया जा रहा है और हमलावर अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर उनको कार में बैठाकर ले जा रहे हैं। हालांकि इजरायल की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने इजरायल में आतंकवादियों के द्वारा महिलाओं को कार में बैठाने का वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि बेबस महिलाओं से दरिंदगी करने वाले आतंक का मजहब नहीं पता तो ये देख लीजिए। इजरायल पर फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने रॉकेट लॉन्चरों से हमला कर दिया। बता दें, हमास सबसे बड़ा फलस्तीनी उग्रवादी इस्लामी समूह है और क्षेत्र के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। वर्तमान में यह गजा पट्टी में 2 मिलियन से अधिक फलस्तीनियों पर शासन करता है। हालांकि संगठन को इजरायल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के लिए भी जाना जाता है। वहीं कुछ मामलों में इसकी सैन्य शाखा को इजरायल, अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों द्वारा एक आतंकवादी समूह नामित किया गया है। फलस्तीन के चरमपंथी हमास का इतिहास साल 1980 से शुरू होता है। साल 1987 ने इजरायल के खिलाफ पहले इंतिफादा की घोषणा की थी। इंतिफादा का मतलब आमतौर पर बगावत या विद्रोह माना जाता है। 1988 में हमास ने पुष्टि की थी कि इसकी स्थापना फिलिस्तीन को मुक्त कराने के लिए हुई थी। इसके सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में हुआ था। साल 1993 से लेकर साल 2005 तक हमास ने इजरायल पर कई आत्मघाती हमले किए थे। इजरायल के इलाकों पर शनिवार को गजा पट्टी से रॉकेट हमला किया गया। इजरायल की इमरजेंसी सर्विस ने कहा है कि इस हमले में कम से कम 22 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है और 545 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, यह युद्ध है और ये युद्ध हम जीतेंगे। हमारे दुश्मनों को इसकी ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसके बारे में उनको पता भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसी वक्त मैंने रिजर्व आर्मी को भी बड़े पैमाने पर उतारने के निर्देश दिए हैं ताकि ऐसी ताकत से जवाबी कार्रवाई की जाए जिसका दुश्मन को कभी अंदाजा न रहा हो। गजा की तरफ से इजरायल पर किए अचानक हमले में दर्जनों चरमपंथी गजा पट्टी से इजरायल में घुस गए हैं। इसके बाद समूचे इजरायल में चेतावनी जारी की गई है और सीमावर्ती इलाकों में लोगों से घरों के भीतर रहने को कहा गया है। फलस्तीनी लड़ाकों ने गजा पट्टी से इजरायल की तरफ रॉकेट भी दागे हैं। हमास ने 20 मिनट के भीतर 5000 रॉकेट दागने का दावा किया है। हमास के प्रमुख मोहम्मद दाइफ ने
इन हमलों के बाद एक बयान में कहा है, हमने ये ऐलान करता किया है कि अब बहुत हो चुका है। हमास ने इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया है। दाइफ ने कहा कि हम दुश्मन को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। इजरायली कब्जाधारियों ने हमारे नागरिकों के खिलाफ सैकड़ों नरसंहार किए हैं। कब्जाधारियों की वजह से इस साल सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं और घायल हुए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार यरूशलेम में मौजूद बीबीसी मध्य पूर्व संवाददाता ने जानकारी दी है कि सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि फलस्तीनी विद्रोही इजराइल के दक्षिणी हिस्से में सीमा पार कर घुस आए हैं और आम लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। डेरोत में हमास के बंदूकधारियों के कुछ घरों पर कब्जा करने की खबर है। इधर इजरायली सेना ने स्थानीय लोगों से कहा है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। वहीं गजा सिटी में मौजूद बीबीसी संवाददाता रुश्दी अबू अलूफ ने कहा है कि पूर्व, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं से वो इजराइल पर हमले देख रहे हैं। हमास टीवी का कहना है कि हमास प्रमुख के 5000 रॉकेट दागने के दावे के अलावा 2000 और रॉकेट इजराइल पर दागे गए हैं। उनका कहना है कि करीब 2.5 घंटों से यहां ताबड़तोड़ गोलीबारी चल रही है। इजराइल पर हुए हमले के बाद इजराइल में भारतीय एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि इजराइल के मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल में रह रहे भारतीयों से गुजारिश है कि वो सतर्क रहें और स्थानीय प्रशासन की ओर से दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं इजराइल की सेना का कहना है कि उसने गजा पट्टी पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं और चेतावनी दी है कि हमास को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। मालदीव के स्पीकर और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा है कि देश की नई सरकार के नेतृत्व में भारत के लिए देश की विदेश नीति और सैन्य नीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। द हिंदू में छपी एक खबर के अनुसार मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की टीम को उम्मीद है कि अगले महीने माले में होने वाले मोहम्मद मुइज़्ज़ू के शपथ ग्रहण समारोह में वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देंगे। इसी साल मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह की पार्टी से अलग होकर मोहम्मद नशीद ने एक नई पार्टी बनाई थी जो अब मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार के साथ गठबंधन में शामिल हो सकती है। द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में मोहम्मद नशीद ने कहा कि 17 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में वो मोदी को आमंत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि हाल की मीडिया रिपोर्ट्स में जिस तरह दिखाया जा रहा है उस तरह देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ना तो भारत विरोधी हैं और न ही चीन समर्थक हैं। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के पास कल तक कोई कद्दावर मुस्लिम नेता नहीं था, लेकिन शनिवार 7 अक्टूबर को उसकी कमी इमरान मसूद ने पार्टी में वापसी करके पूरी कर दी है। सहारनपुर और आसपास के जिलों में एक जुमला मशहूर है कि इमरान मसूद हवा का रुख भांपकर किसी भी पार्टी का दामन थामते हैं। कांग्रेस से जब वो सपा की तरफ गए तो यही हुआ था, फिर वो बसपा में आ गए। बसपा प्रमुख मायावती ने तो उन्हें यूपी के कई जिलों की जिम्मेदारी सौंपते हुए यूपी का मुस्लिम नेता घोषित कर दिया था, लेकिन उन्हीं मायावती ने अभी हाल ही में इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दिया था। वजह यह थी कि इमरान लगातार राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन इमरान मसूद की कांग्रेस में वापसी को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि यूपी में मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ धीरे धीरे हो रहा है। इमरान मसूद ने हवा का यही रुख भांपते हुए पार्टी में वापसी की है, क्योंकि उनके पास सपा का विकल्प था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को चुना। भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस देकर कहा है कि वो बच्चों के साथ यौन हिंसा और बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं। द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन तीनों प्लेटफॉर्म से कहा है कि जारी किए गए नोटिस का पालन न करने पर उन्हें मिले सुरक्षित दर्जे को वापस ले लिया जाएगा। यूएपीए को लागू करते हुए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एफआईआर में कहा गया है कि न्यूज क्लिक ने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने की साजिश रची और किसानों के विरोध को लंबा खींचकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने की साजिश रची। इसके अलावा जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से नहीं के रूप में दिखाने का प्रयास, कोविड के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई को बदनाम करना, किसानों के आंदोलन की फाइनेंसिंग और शाओमी और वीवो जैसी चीनी टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ कानूनी मामलों का जोरदार बचाव करना शामिल है। ये दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा न्यूज क्लिक के संस्थापक संपादक प्रबीर प्रोकास्ट के खिलाफ अपनी एफआईआर में विस्तृत आरोपों में से एक हैं। प्रोकास्ट के अलावा एफआईआर अधिकार कार्यकर्ता गौतम नौलखा, जो एल्गर परिषद माओवादी लिंक मामले में घर में नजरबंद हैं, और अमेरिका स्थित व्यवसायी नेविल रॉय सिंघम के खिलाफ भी है। सिक्किम में अचानक आई बाढ़
और सड़क संपर्क कट जाने के कारण मंगन जिले के लाचेन और लाचुंग में 3000 से अधिक पर्यटक फंस गए हैं और सभी सुरक्षित हैं। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए बचाव और राहत अभियान चलाने के कई प्रयास किए, लेकिन खराब मौसम, निचले इलाकों में बादल छाए रहने और लाचेन तथा लांचुंग में कम दृश्यता की स्थिति के कारण बागडोगरा के साथ साथ चाटेन से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन पर टिप्पणी की। रोहित शर्मा ने कहा, अच्छा लगा, गोल्ड मिला, हम तो कभी ला नहीं सके, हमारी दूसरी टीम ने करके दिखाया। अच्छा लगा, महिला टीम गोल्ड लाई। भारत ने फाइनल मुकाबले में शनिवार को गोल्ड मेडल जीता है। अफगानिस्तान के खिलाफ खेला गया फाइनल मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। रैंकिंग और प्रदर्शन अच्छा होने के चलते भारत को विजेता घोषित किया गया। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता था। भारतीय दल से जैसी उम्मीद थी, उसने शनिवार को चीन के ग्वांगझू में हो रहे एशियन खेलों में आधिकारिक तौर पर 100 पदक पाने का आंकड़ा छू लिया है। इसका अंदाजा शुक्रवार को ही हो गया था जब भारत 95 पदकों पर जा चुका था। कंपाउंड तीरंदाजी में 3, कबड्डी में 2, बैडमिंटन में 1 और पुरुष क्रिकेट में 1 पदक पहले से ही पक्के थे। शनिवार 7 अक्टूबर को, जो हांगझू में भारतीय एथलीटों के इवेंट का अंतिम दिन है, भारत ने तीरंदाजी में 4 और पदक जोड़े, जबकि फाइनल में महिला कबड्डी टीम के गोल्ड ने आधिकारिक तौर पर भारत को 100 पदक के आंकड़े तक पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एशियन गेम्स में 100 मेडल जीतने पर भारतीय दल को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। उन्होंने लिखा, भारत के लोग रोमांचित हैं कि हमें 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल कर लिया है। मैं अपने एथलीटों को बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों से भारत इस मील के पत्थर को पार कर सका है। हमारे एथलीटों के हर प्रदर्शन ने इतिहास बनाया है और हमारे सीनों को गर्व से चौड़ा कर दिया है। मैं 10 अक्टूबर को हमारे एशियाई दल की मेज़बानी करने और एथलीटों के साथ वार्ता करने के लिए तैयार हूं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।